मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी के लिए हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन सी सेट के अभी तक के जितने भी पेपर में आए हैं सारे सवाल एक साथ डिस्कस करा रहा हूं। अब बारी है परसेंटेज की। 28 सवाल आए हैं। देखिए, देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है यूपीएससी सी सेट 2019 का। थैंक यू भाई शिवम भारतीय। देखिए, कहता है जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने के चिन्ह को पार कर रही है तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया। 80% हिस्सा पूरा किया, तो 80% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे, तो जवाब होगा जी 4/5। इसका मतलब अगर पूरी दौड़ 5 यूनिट है, अगर कंप्लीट रेस 5 यूनिट है मेरे बच्चे, अगर कंप्लीट रेस 5 यूनिट है तो अभी जो उसने दौड़ चली है वो 4 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है 12 किलोमीटर जब वो चला गया तब उसे पता चला कि 80% डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। तो 4 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट पूरी दौड़, तो 5 यूनिट थी, 5 थी 15 किलोमीटर। तो मेरे बच्चे पूरी दौड़ जो है वो 15 किलोमीटर है। देखिए भाई, कहता है राजू हैज ₹9,000 विद हिम। राजू के पास 9,000 है और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चला कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। देखना भाई, कहता है राजू के पास 9,000 रुपए, ठीक है जी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि भाई जो हैंडसेट वो खरीदना चाहता है, मोबाइल खरीदना चाहता है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड पैसा है उसका मात्र उसके पास 75% है। तो मेरे बच्चे 75% की फ्रैक्शन क्या हो गया? तो 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4, यानी टोटल रिक्वायर्ड पैसा, टोटल रिक्वायर्ड मनी, कुल मिला के जो पैसे की जरूरत है मेरे बच्चे, अगर उसकी 4 यूनिट की जरूरत है तो उसके पास मात्र 3 यूनिट पैसा है। तो 3 यूनिट 9,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 मेरे भाई, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 3,000 यानी 12,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि हैंडसेट की जो एक्चुअल कीमत है वो 12,000 रुपये, यानी हैंडसेट खरीदने के लिए 12,000 रुपये की जरूरत है। हैंडसेट खरीदने के लिए मेरे बच्चे 12,000 रुपये की जरूरत है। आपने कहा ठीक है जी, बात मान ली। अब कहता है इसलिए वह एक मित्र से 2,000 उधार ले लेता है। तो 9,000 रुपये थे उसके पास, 2,000 उसने और ले लिए, तो अब हो गए 11,000, और हैंडसेट खरीदने के लिए चाहिए 12,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये की कमी है। अब पहला सवाल ये 2019 का, राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाई द हैंडसेट। बिल्कुल सही बात है, राजू के पास अभी भी इतना पैसा नहीं है कि वो हैंडसेट खरीद ले। दूसरा, राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाई द हैंडसेट। ये तो गलत है, इतना पैसा ही नहीं, 11,000 है। राजू हैज एनफ मनी टू बाई द हैंडसेट एंड ही विल हैव ₹500 लेफ्ट विद। ये भी गलत है। इसका मतलब है कि राजू के पास इतना ज्यादा पैसा कि हैंडसेट भी खरीद लिया और फिर 500 रुपए बचा लिए। राजू हैज एनफ अमाउंट टू बाई द हैंडसेट एंड ही विल हैव ₹1,000 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट। ये भी गलत है। इसका मतलब है कि राजू के पास इतना पैसा कि हैंडसेट भी ले लिया और फिर साथ में 1,000 रुपए उसके पास बचे भी गए, तो ये गलत है। तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है कि राजू के पास एनफ पैसा नहीं है हैंडसेट खरीदने के लिए, क्योंकि 9,000 थे, 2,000 और यानी 11,000, जबकि चाहिए 12,000 हैंडसेट के लिए। देखिए मेरे भाई, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। कहता है किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए होते तो बी को कितने अंक प्राप्त होते? सवाल में कह रहा है यार, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मोर मार्क्स देन बी। कहता है एक पेपर में ए ने बी से 20 नंबर ज्यादा लिए, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब कह रहा है ए बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए। देखो बात वही है, यहां कह रहा है क्या कि भाई ए ने बी से 20 नंबर ज्यादा लिए, मतलब बी ने ए से 20% कम नंबर लिए।
और यहां कह रहा है बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं। तो मतलब वो ये कह रहा है कि भाई 5% की जो वैल्यू है ना वो 20 है। कह रहा है बी ने ए से 5% कम नंबर लिए हैं। तो मेरे बच्चे 5% की जो वैल्यू है वो है 20। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो हो गई 20/5। तो 100% की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो 5 चौक 20, 400। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए। फिर से समझाता हूं अपनी बात को। देखो यार, वही बात है, घुमा के बोली जा रही है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस लाइन को पढ़ना जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। ए बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। ए से 20% कम नंबर मिले हैं बी को। मेरा कहने का मतलब यहां सिर्फ इतना है कि अगर ए को मान लीजिए 100% नंबर मिले होंगे तो बी को 20% कम मतलब 80% नंबर मिले होंगे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20% है। और इस 20% की जो वैल्यू ना सॉरी 5% माफ करना, कह रहा है बी ने ए से 5% कम नंबर लिए। इसे 100 मिले होंगे तो इसे 95% मिले होंगे। और मेरे बच्चे जो 5% है ना, जो 5% का डिफरेंस है वो एक्चुअल में 20 नंबर से डिसाइड हो रहा है, 20 मार्क्स से डिसाइड हो रहा है। तो 1% की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो 20/5 है। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है बी ने कितने नंबर प्राप्त किए। तो मेरे बच्चे बी ने जो प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए 95%। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 95 कितनी, 5 19 95, 19 दूनी 38, यानी 380। यानी बी को एक्चुअल में 380 नंबर मिले। ए की पूछी होती तो जवाब होता 400। ये है यूपीएससी सीसैट 2019 का सवाल। आइए, देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी स्कोर, ये 2021 का है, 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी। कहता है क्यू को पी से 10% कम नंबर मिलते हैं, यानी पी को 100% नंबर मिले हैं मेरे बच्चे, तो क्यू को मिले हैं 10% कम, यानी 90%। और इनके बीच का डिफरेंस है 10%। यही 10% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 40 नंबर को, क्योंकि पी को क्यू से 40 ज्यादा मिले, मतलब क्यू को पी से 40 कम मिले। तो 40/10। तो सवाल में पूछ रहा है कि बताओ यार क्यू को कितना स्कोर मिला। तो क्यू को 90% है। तो देखो मेरे भाई, 9 चौक 36, 360। देखिए ये है सीसेट 2021 का सवाल, और ये है मेरे बच्चे सेम सवाल हु बहू 2019 का। अब आप समझ सकते हैं कि डाटा कुछ भी नहीं बदल रहा है, लैंग्वेज तक सेम कर रहा है। दो संख्याएं एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से। तो मेरे बच्चे दो संख्याएं एक्स वाई किसी तीसरी संख्या जेड से, यानी जेड अगर मान लीजिए 100% है तो कहता है एक्स 20% कम यानी 80 हुआ, और वाई मेरे बच्चे कह रहा है 28% कम यानी 72 हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है संख्या वाई संख्या एक्स से, किससे, एक्स से कितने परसेंट कम है, जिससे वो हमेशा नीचे लिखो। कह रहा है जी इससे कितना कम है जी, तो 8 कम है। तो 8 कम 80 पे तो कितना परसेंट बना, ये मेरे बच्चे सवाल पूछ रहा है। तो जवाब 8 ढाई 80, 10%, यानी ये नंबर इसका 10% है। आई मेरी बात समझ में। कह रहा पी का वेतन क्यू के वेतन से। देखो यार, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट 2024 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। विशाल राजी बावले हो गए आप। देखिए, कहता है पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। कहता है पी की जो तनख्वाह है वो क्यू की सैलरी से 20% कम है। किससे, क्यू से 20% कम है। तो मेरे बच्चे 20% का मतलब, अगर क्यू की 100 है तो पी की 20% का मतलब 80 है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि भाई पी की सैलरी क्यू से, क्यू के, जिससे वो हमेशा इस पे लेंगे, 20% कम है। तो मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी क्यू की सैलरी 5 है तो मेरे बच्चे पी की सैलरी 1 कम है, मतलब 4 है, जो आर के वेतन से 20% कम है। कहता है पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। इस बात को ध्यान से पढ़ना, सेकंड स्टेटमेंट।
अब यहां देखना मेरे बच्चे, यहां लाइन में लिखिए जो आर के वेतन से 20% कम है, यानी क्यू की जो सैलरी है वो आर से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी आर की सैलरी 5 होगी तो क्यू की सैलरी 1 कम यानी 4। लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, इसको और अच्छे से स्पष्ट करना चाहिए था। जो जो पी को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा है क्यू को भी, लेकिन ज्यादा बेटर है क्यू को ही रिप्रेजेंट कर। अब इस रेशियो को सेट करने के लिए क्या तरीका है, इधर 4 से इधर 5 है, तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 5 25। इसका मतलब मेरे बच्चे वो ये हुआ, तो कह रहा है आर का वेतन पी के वेतन से, आर का वेतन पी के वेतन से, जिससे किससे, पी के वेतन से, यानी बटे 16। कितना ज्यादा है मेरे बच्चे, 9 ज्यादा। तो कह रहा कितना परसेंट। अब मेरे बच्चे ये कहानी कल समझाई थी, 1/16 होता है 6 से ही 1/4%। तो 9/16 जो होगा ना, वो 9 गुना करेंगे तो 9 6 54, और ये आएगा 9/4, तो 2 सही 1/4, जोड़ेंगे 54 और 2 56 सही 1/4%। हाँ जी, तो आंसर होगा 56:1/4%, 1/4 मतलब 0.25। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है यूपीएससी सीसेट 2017 का। क्वेश्चन में कह रहा है जी दो चीजें, एक चीज है पी और एक चीज है क्यू। एक है मेरे बच्चे पी और एक है क्यू। पी जो है वो ए का 40% है, ए का 40% है, और बी का 65% है। और क्यू जो है मेरे बच्चे वो ए का 50% है और बी का 50% है। आपने कहा हाँ सर मामला बिल्कुल सही है। साथ के साथ सवाल ने यह भी कहा है कि वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, कि भाई ए जो है ना वो हर हाल में आपने बी से बढ़ा लेना है, खुला हुआ मुंह मतलब बड़े वाले की तरफ। तो यार इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये बताना है कि पी बड़ा होगा, क्यू बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे, या इनमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। इन चार ऑप्शन में से हमें एक चॉइस चूज करनी है। तो आइए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा और खूबसूरत सवाल है 2017 का, आइए प्रयास करते हैं। हमें कंपैरिजन करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कंपैरिजन जब भी पूछा जाए, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो, तीनों में डील करा करिए। तो मैंने यहाँ रेशियो में डील करने की सोची कि यार पी और क्यू का रेशियो लेता हूं। तो मैंने देखा यार यहाँ समझदारी के हिसाब से अगर थोड़ी तुलना करने लगूं, तो यार ये ए का 40% है और ये ए का 50% है, यानी क्यू जो है ना वहां पे ए की 10% वैल्यू ज्यादा है, वहां ए की 10% वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ए 40 था, यहाँ ए का 50%, यानी ए की 10% वैल्यू ज्यादा है। जबकि बी में कहानी उल्टी है, बी में ये वाला हिस्सा ज्यादा है, कितना, 15%। यानी सच बात यह है कि जो पी है उसमें बी का 15% वाला हिस्सा ज्यादा है और क्यू में ए का 10% वाला हिस्सा ज्यादा है। अब सवाल का उत्तर इसी बात पे डिपेंड करेगा कि भाई बी का 15% बड़ा है या ए का 10% बड़ा है। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो डिसाइड करके देगा। अगर ए का 10% इतना बड़ा है कि वो बी के 15% के गैप को भी खत्म कर दे रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे ए का 10% मतलब पी। मैं इसे यहां लिख देता हूं ताकि ज्यादा आसान रहे। ठीक है जी, ए का 10, या वहीं रहने देते हैं, दिक्कत कहां अपने को, पहले इतनी बात समझो। पहले इतना कंक्लूजन करो कि यार इन दोनों स्टेटमेंट में, ये इस वाली स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो यहां बी का 15% वहां से ज्यादा है, और ये वाली स्टेटमेंट ए के यहां से 10% कम है, ए के 10% से कम है। अब हमें सारा खेल यही समझना है कि क्या ज्यादा होगा क्या कम। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि अगर ए का 10% बी के 15% से ज्यादा है तो क्यू बड़ा हो जाएगा, और अगर बी का 15% ए के 10% से ज्यादा है तो पी बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए, क्योंकि यहां ए का 40 है, यहां ए का 50 है,
यहाँ बी का 65, वहां बी का 50 है, तो यहाँ बी का 15% ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ए का 10% कम है, यानी क्यू ए के 10% से ज्यादा है। अब मुझे उसने कहा कि यार ए और बी दोनों की अगर बात करें ना, तो ये दोनों के दोनों में रिलेशन ये है कि ए बड़ा आएगा बी से। मैं रेशियो लेता हूँ 5 3 15, 5 2 10। अब मैं ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ। मैं एक वैल्यू तो ये ले लेता हूँ यार, ए को 2 ले लेता हूँ, बी को 1। आपने कहा ठीक है। अगर मैं ए को 2 लूंगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और बी को 1 लूंगा तो 1 3 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस लिहाज से देखें तो हम कह देंगे जी क्यू बड़ा आया पी से, क्यू बड़ा आ रहा है पी से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कहानी ये भी तो हो सकती है कि मैं ए की वैल्यू बी, ए बी से बड़ा, लेकिन कुछ भी रख सकता हूं। मैं ए को 5 ले लेता हूं, बी को 4 ले लेता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो बी को अगर मैं 4 लूंगा तो 4 3 12 हो जाएगा, और ए को 5 लूंगा तो 5 2 10। तो इस केस में पी बड़ा आ गया मेरे बच्चे, जबकि स्टेटमेंट में हमने कोई कॉन्ट्राडिक्शन किया ही नहीं है। स्टेटमेंट अभी भी वही है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहां पे हम कंफ्यूज हो गए कि पी बड़ा रखें क्यू से या क्यू बड़ा रखें पी से, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हो गई। जब तक वो ए और बी के बारे में और अच्छे से एक दो जानकारी नहीं देगा, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पी बड़ा है या क्यू बड़ा। तो मेरे बच्चे उस लिहाज से मेरी नज़र में इसका आंसर यही होगा कि पी और क्यू के बारे में हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते। एक तरीका है ये वाला। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि हम करें क्या कि पी और ना ए और बी को कुछ मान लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं ए को 100 और बी को मान लेता हूं 80। हाँ जी। अब पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहेंगे जी पी रिप्रेजेंट कर रहा है ए का 40%, तो इसका 40% 40, और बी का 65%, तो 80 का 65% निकालोगे तो कितना आएगा? तो 80 का 65% निकालोगे तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 4 पाऊं। 80 का 65% जो आया मेरे बच्चे वो आया 52। तो 40 और 52 को जोड़ेंगे तो पी की जो वैल्यू आ गई वो 92 आ गई। इस लिहाज से देखें मेरे बच्चे, पी की वैल्यू 92 आ गई। अब क्यू की वैल्यू निकालते तो दोनों का 50-50%, 100 का 50% 50 है, 80 का 50% 50 होगा, तो 50 और 50 100। तो यहां से नजर डालें तो हमें पता चल गया कि सर क्यू बड़ा होगा पी से। इस स्टेटमेंट के आधार पे क्यू बड़ा होगा पी से। बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी मेरे बच्चे, यहाँ हम एक मिस्टेक कर ये गए कि 80 का 50% निकालेंगे तो 40 आएगा। माफ करिएगा भाई, ये 40 आया, माफी चाहते हैं। 50 और 40 90 आ गया। माफी भाई माफी, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहां से पता चला कि पी बड़ा आ गया क्यू से मेरे बच्चे, माफ करना। यहां से पता चला पी बड़ा आ गया मेरे बच्चे क्यू से। आपने कहा जी ठीक है। दूसरा, जरूरी थोड़ी कि हम 100 और 80 लें, हम कुछ भी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं इस बार, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी तो लेना था। तो भाई पी जो है वो 40% है, तो 200 का 40% 80। हाँ जी। और मेरे बच्चे 100 का 65% 65, तो 80 और 65 कितना आ गया जी? 8 से 14 145। और मेरे बच्चे 200 का 50% 100, और 100 का 50% 50, तो ये आ गया 150। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ क्यू बड़ा आ गया, यहाँ क्यू बड़ा आ गया पी से। तो आपने देखा दोनों ही वैल्यू पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ज्यादा आसान तरीका सवाल को निकालने का असेसमेंट का ये होगा। अब आते हैं आगे। देखिए मेरे बच्चे, कोई भी नंबर है ना अपने आप में 100% होता है। सवाल में कह रहा है जब व्हेन 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, x का 70% जब y में जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो बनता है y का 165% हो जाता है। कहता है कि y में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट y का 165% हो जा रहा है। और हम जोड़ क्या रहे हैं मेरे बच्चे? x का 70%। देखिए डिटेल करेंगे तो ये, तो y अपने आप में मेरे बच्चे क्या है? 100% ही होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो y के 100% में हमने x का 70% जोड़ा तो y का 165 आ गया। सोल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा माइनस का, तो y का 65% आया।
और यहां बचा मेरे बच्चे x का 70%। परसेंट से परसेंट कटा, 5 से काटेंगे 14, 5 से काटेंगे 13, तो मेरे बच्चे x यहीं y बटे में, तो आंसर आया 13/14। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस ये सोचना है कि y में हमने कुछ जोड़ा तो वो y का 165% हो गया। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो y में हम क्या जोड़े कि उसका 165% हो जाए, तो आप कहेंगे 65% जोड़ो सर, और एक्चुअल में जोड़ रहे हैं हम x का 70%, तो x का 70% y के 65% के बराबर है। यहां से पता चला कि सर x की वैल्यू y से छोटी है, x की वैल्यू y से छोटी है, तो x y से छोटा है, ठीक है। यहां x बड़ा दे रखा है तो गलत है, यहां x बड़ा दे रखा है तो गलत है, यहां छोटा ही ठीक है। तो अभी तक हम ये डिसाइड हुए कि ए और बी मेरा आंसर हो सकता है। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली स्टेटमेंट पे। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है व्हेन 60% ऑफ द नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर z देन द सम बिकम 165%। कहता है कि यार x का 60% जब हम z में जोड़ते हैं तो रिजल्ट z का 165% हो जाता है। तो मेरे बच्चे अगेन वही सवाल कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। हाँ जी, कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में 100% होता है। तो x का 60% z के 65% के बराबर होगा। 5 13 65, 5 12 60। मेरे बच्चे यहां से रिलेशन निकालें तो x बाई जेड का आया 13/12। थोड़ा सा समझा करो भाई, जेड में हम क्या जोड़े कि वो 165% हो जाए, तो 65% जोड़ रहे हैं x का 60%, तो ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से निकालते हैं। तो यानी उत्तर में x जेड से बड़ा होना चाहिए, x जेड से बड़ा है, यहां z x से बड़ा दे रखा, तो ये गलत है मेरे बच्चे, ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स। कहता है ए और बी दो हैवी स्टील बॉक्स हैं और एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। ये है मेरे बच्चे ए, और इसके जैसा ही एक है बी, ये है बी। कहता है अगर इन दोनों स्टील बॉक्स को एक के ऊपर एक उठा के टेक दिया जाए इस तरह से, यदि बी को ए के ऊपर रख दिया जाए, ये ए है मेरे बच्चे और ये बी है। कहता है अगर बी को ए के ऊपर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यानी मेरे बच्चे अगर ए के ऊपर बी को रखते हैं तो वेट 60% बढ़ जाता है। इसका मतलब ए का वजन अगर 100% था तो अब इन दोनों का कंबाइंड वेट जो आ रहा है ना, वो सवाल में कह रहा है 160% है, क्योंकि 60% बढ़ गया मतलब 160% है। यानी एक्चुअल में बी का वजन कितना है, 60%। यानी मेरे बच्चे अगर इनका रेशियो लेने पे आऊं तो 20-30-60, 20-5-100, यानी ए का वजन है 5 तो मेरे बच्चे बी का वजन है 3, और ए प्लस बी का वजन कितना है मेरे बच्चे, तो जवाब हुआ साहब 8। अब सवाल में मुझे कह रहा है कि ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन का, तो ए और बी के इंग्लिश में पढ़ते हैं हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू दैट द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई अगर बी को हटा दिया जाए, तो ये पूछ रहा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू दैट रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। कह रहा है अगर बी को हटा दिया जाए, भाई बी को रखते हैं तो वजन आया 8, और अगर बी को हटा दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों वजन हो गया 5, तो कितने वजन की कमी हो गई, 3 की। तो 3 की कमी 8 पे, तो 100 पे कितना, तो मेरे बच्चे मैंने लिखवाया था 3/8 होता 37.5%, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, कहता है इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50% मार्क इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। कहता है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 ही प्रश्नों को सोल्व किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% नंबर ही उसको मिले। तो मान लेते हैं यार हर क्वेश्चन को सोल्व करने में उसे m नंबरों की जरूरत होगी। हाँ जी, तो अगर 8 के 8 क्वेश्चन वो पूरी तरह सोल्व कर देता तो उसके नंबर आ जाते मेरे बच्चे 8 है। लेकिन कह रहे जी पूरे नंबर नहीं आए, सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन
ईच ऑफ द क्वेश्चन, कहता है हर सवाल में 85% नंबर आए, यानी एक सवाल का अगर m नंबर है तो 8 सवालों के 8 m नंबर, लेकिन इसका मिला 50%, 50% माने आधा, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 4m ही उसका स्कोर हुआ। अगर सवाल में आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ उसने स्कोर कितना किया है, तो मैं कह देता कि हाँ यार 4m का स्कोर किया। कितने नंबर आए जी उसके? 4m नंबर आए। अब सवाल में अगली लाइन में क्या कह रहा है, इफ ही ऑब्टेन्ड, यानी जो उसको मिला, ए टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, तो पूरे टेस्ट में उसको 40% नंबर मिले, पूरे टेस्ट में 40% नंबर मिले, और टेस्ट में हर एक सवाल इक्वल नंबर का था। तो बताओ कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में? तो मेरे बच्चे पूरे टेस्ट में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी थे तो उसका 40% मेरे बच्चे। आपने कहा हाँ, तो 40% की फ्रैक्शन निकालोगे कितना आया? 2/5। मतलब अगर पूरे टेस्ट में 5 क्वेश्चन थे, पूरे टेस्ट में अगर 5 क्वेश्चन थे तो उसने सोल्व किए होंगे 2, तो 2 यूनिट 4m को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 2m, तो 5 यूनिट 5 दूनी 10 है। और हमें ये बात पता है कि एक सवाल m नंबर का है, तो 10m नंबर लाने के लिए कितने सवाल सोल्व करने होंगे? 10। फिर से समझाता हूं, कह रहा है यार उसके जो ये 4m नंबर आए हैं ना, ये पूरे पेपर के फुल मार्क्स के 40% है, यानी फुल मार्क्स का ये 40% है, 4m। तो सोल्व करेंगे 0 से 0, 4 से काटा 4, इसका मतलब जो फुल मार्क्स थे वो 10m आए। अब हम ये बात जानते हैं यार, एक सवाल एक m नंबर का है, तो 10m नंबर लाने के लिए कितने सवाल सही करने होंगे? 10। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं तो मुझसे ये पूछा ही नहीं कि कितने नंबर आए कितने नहीं, उसने पूछा अटेम्प्ट कितने किए होंगे सवाल। तो मैं कह रहा हूं यार 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और हर क्वेश्चन में 1 यूनिट का अगर आंसर होता था, यानी एक सवाल का उत्तर 1 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट उसमें नंबर मिलेगा, तो 8 सवालों में 8 यूनिट नंबर मिलेगा। लेकिन कह रहा है जी उसे 85% नंबर मिले, मतलब 4 ही यूनिट नंबर मिले, और ये 4 यूनिट ओवरऑल स्कोर का 40% है। 40% की फ्रैक्शन 2/5, मतलब 2 यूनिट 4 है, तो 1 यूनिट 2, तो 5 यूनिट 10। तो जल्दी से आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और समझ जाएंगे। ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसेट 2015 का। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल है सीसेट 2011 का। क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष है, यानी हम ये मान लेते हैं कि अगर टोटल 100 आदमी है शहर में, तो 70 आदमी हैं, तो औरतें होंगी 30। आपने कहा जी ठीक बात है, अपने को दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 30% मेल, 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। टोटल कुल मिला के जो शादीशुदा हैं वो 30 है, तो 100 का 30% मेरे बच्चे 30, यानी हम ये कह सकते हैं कि 30 लोग शादीशुदा हैं टोटल। अब कह रहा है 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, कहता है पुरुषों का 2/7 भाग, पुरुषों का 2/7 भाग शादीशुदा है, तो 70 का 2/7 निकालेंगे तो आएगा 20। यानी मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि जो मैरिड है ना वो है 20, कौन? पुरुष। लेकिन कुल मिला के शादीशुदा हैं कितने? 30। तो टोटल 30 लोगों की शादी हो रखी, 20 उसमें से आदमियों की हो रखी, तो औरतों की कितनी हो रखी? 10। तो सवाल ने हमसे पूछा कितनी औरतें शादीशुदा नहीं है, मतलब कितनी औरतें सिंगल है। तो भाई 30 में से 10 की तो शादी हुई है, 20 सिंगल है, तो 20 मेरे बच्चे सिंगल हैं 30 में से, तो 100 पे कितने? 2 थी, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मैन, यानी जितने भी आदमी होंगे उसका 40% आदमी शादीशुदा है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है 40% मैन आर मैरिड एंड 30% वुमेन, और भैया जितनी भी औरतें होंगी उनका 30% शादीशुदा है, ऐसा सवाल कह रहा है। मान ली बात। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ, तो कह रहा है कितनी ऐसी जनसंख्या है जो शादीशुदा है एडल्ट पॉपुलेशन में, इफ नो मैन मैरिज मोर देन 1 वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन 1 मैन, और एक भी औरत ऐसी नहीं है जिसने 2 शादियां की हों,
या एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसने 2 औरतों से शादी की हो, और कोई भी विधवा नहीं है, कोई भी विधुर नहीं है ना? नॉट ए विडो नॉर विडोवर्स, कोई ऐसा नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि भाई जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी तो औरतें होंगी। आप कहें क्यों? क्योंकि एक आदमी ने एक ही औरत से शादी की और एक औरत ने एक आदमी से शादी की, और साथ में कह रहा है कोई भी ऐसी नहीं है जो विधवा हो गई हो या विधुर हो गया हो। इसका मतलब सारे के सारे शादीशुदा है, तो जितने लोग यहां शादी वाले होंगे उतने यहां शादी वाले होंगे। रेशियो लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो यहां से आता है मेरे बच्चे मैन वुमेन का रेशियो, एंड दैट इज 4:3। ना, गलत बता रहा हूं, 3:4। तो हमें एक मोटी बात समझ में आ गई कि भाई कुल मिला के आदमियों और औरतों की जनसंख्या का जो रेशियो था वो 3:4 था। आपने कहा ठीक है जी, हम ये बात मान लेते हैं। अब वो ये कह रहा है कि यार टोटल जनसंख्या में ना पहले ये बताओ शादीशुदा कितने हैं। तो भाई अगर 30 आदमी मान लूं, मैं यहाँ 40 ले लूं ताकि मेरी परसेंटेज कैलकुलेशन आ जाए, आसान हो जाए। तो आदमी तो 40% शादीशुदा है, तो 30 का 40% 12 आदमी शादीशुदा है। और यहां पे भी देखोगे 40 का 30% 12, वही मैंने समझाया था कि संख्या बराबर आएगी। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यार 12 और 12 24 लोग शादीशुदा हैं। कब? जब हम टोटल पॉपुलेशन 30 और 40 70 लें। तो कह रहा है यार कितना परसेंटेज हो गया ये बता दो। देखो यार, 0 से 0 काट लो, 240/7, 7 या 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 34 सही 2/7% है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर। In a class, 60% of students are from India and 50% of the students are girls. कहता है क्लास में इंडिया से जो बच्चे हैं, अगर टोटल 100 बच्चे हैं तो उसमें इंडिया से 60 बच्चे हैं। ठीक है जी। और कह रहा है इन 100 बच्चों में अगर लड़के लड़कियों में अनुपात बांटेंगे तो मेरे बच्चे 50% लड़कियां हैं, यानी 100 में 50 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने मेरे बच्चे? 50। ये बात भी जेन्युइन है। अब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, और कह रहा है कि 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, कहता है यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, तो भाई 60 बच्चे थे तो 60 का 30% कितना बना? तो आप कहेंगे जी इसका मतलब तो सर 18 लड़कियां हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 लड़कियां ऐसी हैं जो इंडियन गर्ल है, इंडियन गर्ल है। देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज? अच्छा, तो भाई 60 में अगर 18 लड़कियां हैं तो लड़के 42 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन बॉयज जो हैं वो 42 है। तो अगर 42 लड़के हटा दें तो फॉरेन के लड़के कितने? 8। टोटल लड़के कितने हैं? 50। 50 में 8 कितना परसेंट बना? यही पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है? तो विदेशी विद्यार्थियों में, अच्छा विदेशी विद्यार्थियों में पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे विदेशी विद्यार्थियों में देखें तो इंडिया के 60 बच्चे हैं 100 में से, तो बाकी 40 बच्चे कहाँ के होंगे? फॉरेन के। तो इन 40 बच्चों में कितने लड़के फॉरेन के? तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के? कह रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी जो 40 फॉरेनर हैं, 60 तो इंडियन है तो 40 फॉरेनर है, इसमें लड़के कितना परसेंट है, मेरा सवाल है। तो मेरे बच्चे परसेंटेज पूछ रहा है, तो 8 एकम 8, 8 5 40, एंड दैट इज 1/5। मेरे प्यारे बच्चों 20%, 20%। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। कहते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिला परीक्षार्थियों थे। कैंडिडेट्स इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% मैन एंड 40% वुमेन। कहता है कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम था जिसमें 60% तो आदमी थे मेरे बच्चे, और 40% थी वुमेन, और थे। यानी हम मोटी बात ये कह सकते हैं कि टोटल 100 बच्चे अपीयर हो रहे थे तो उसमें 60 लड़के थे, मतलब आदमी थे, तो 40 औरतें थी। अब
70% मैन एंड 75% वुमेन क्लियर्ड द क्वालिफाइंग टेस्ट। 70% लोग आदमी और 75% औरतों ने क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर कर दिया। तो मेरे बच्चे क्वालिफाइंग टेस्ट मतलब ये समझो कि सी सेट क्लियर कर दिया। सी सेट ये प्रीलिम्स ही हुआ ना, सी सेट। तो सी सेट मेरे प्यारे बच्चों क्लियर कर दिया। किसने क्लियर कर दिया भाई? कह रहा है 70% आदमी और 75% औरतें। तो भाई इसका 70% निकालेंगे तो 42 आया, 7×42। और 75% औरतें, तो 75 का मतलब 3/4 यानी 30 औरतें। ये लोग वो थे मेरे बच्चे जिन्होंने सी सेट यानी प्री एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई इतने लोगों ने क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर कर दिया, आपका सी सेट है भी क्वालिफाइंग। अब आगे कह रहा है एंड एंटर्ड द फाइनल टेस्ट। अब आगे फाइनल टेस्ट में, अब आगे मेरे बच्चे फाइनल टेस्ट में। तो फाइनल टेस्ट कौन कौन बच्चे देंगे जी? यही वाले बच्चे देंगे, यही बच्चे फाइनल में बैठेंगे क्योंकि इन्होंने प्री क्वालिफाई किया। और जो बच्चे फाइनल में बैठ रहे हैं उसमें 80% आदमी और 70% औरतें कामयाब हो गए। तो मेरे बच्चे 80% और 70%। अब इसका 80% लोग अगर क्वालिफाई कर गए तो इसका 80% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, यानी 33.6 बच्चे तो यहां से मीन्स कर गए। और ये कितना था भाई? 80 के बाद 70% महिलाएं टेस्ट क्लियर कर गई। तो 30 का 70% निकालोगे तो 21 औरतें टेस्ट क्लियर कर गई हैं। तो मेंस में जो क्वालिफाई हुए वो इतने बच्चे हुए। अब हमसे पूछा क्या है? सक्सेसिव रेट इज हायर फॉर वुमेन। अच्छा, हमसे पूछा है कि बताओ यार, सक्सेसिव रेट इज हायर फॉर वुमेन, महिलाओं में सफलता दर उच्चतम है। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%। मोर मैन क्लियर्ड द एग्जामिनेशन देन वुमेन, बोथ ए बी। इस बारे में हमें सवाल में चर्चा करनी है। अब पहला सवाल लिया उसने भाई, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, कि औरतों की सक्सेस रेट ज्यादा है। कैलकुलेट करते हैं भैया। ये बताओ आदमी कितने हैं? 60। इसमें मेरे भाई फाइनल कितने हो गए? 33.6। तो कह रहा है जी यार परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताइए कितने हो गए। देखो यार, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो, 2 जीरो, ये हो गया खत्म। 6 से काटोगे 6×5 30, 6×6 36, 56% तो आदमी क्वालिफाई कर गए। 21 औरतें क्वालिफाई की, कितने में से? 40 में से। तो कहता है यार इसको भी बताओ। देखो 20 दूनी 40, 20×5 100, 2 से काटेंगे 10.5, तो ये आएगा 52.5। तो ये बात तो स्पष्ट रूप से हुई कि आदमियों का क्वालिफाइंग परसेंटेज ज्यादा है औरतों से। आदमी 56% है, औरतें 52.5 है। तो पहली स्टेटमेंट को तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ काटा लगा देते हैं कि भाई पहली गलत है। अब इसके आधार पर ये भी गलत हो गई क्योंकि इसमें ए भी लिखा हुआ। हाँ जी। अब कह रहा है ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%। अब सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि यार कुल मिला के सक्सेस रेट 50% है। जोड़ लेते हैं भाई। कैसे? इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 तो ये पॉइंटों में आ गया, 3 और 1 4, 3 2 5, तो 54.6 लोग कुल मिला के कामयाब हो गए। किस में से जी? 100 में से। तो ये तो 54.6% हुआ। जबकि सवाल ने कहा कि ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, कि भाई कुल मिला के जो सक्सेस रेट है वो 50% से कम है। ये बात भी गलत आ गई। तो मेरे बच्चे 3 ऑप्शन कट गए, चौथा अपने आप सेट हो गया। मोर मैन क्लियर्ड द एग्जामिनेशन देन वुमेन, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में सफल हुए। तो इसमें कोई दो राय अपने को है नहीं भाई। यहाँ मैंने बताया भी कि 33.6 आदमी सफल हुए, औरतें 21 ही सफल हुई हैं। तो उस लिहाज से भी मेरे बच्चे सी ऑप्शन राइट है। देखिए भाई, कहते हैं पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। कहते हैं एक आदमी ने 5 जोड़े काले रंग के, 5 पेयर काले रंग के और सम पेयर ब्राउन के। तो ब्राउन कलर के मेरे बच्चे मान लेते उसने एक्स पेयर ऑर्डर किए होंगे जुराबे। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस दैट ऑफ द ब्राउन पेयर।
कहता है इसका 3 गुना कीमत है, यानी इसकी कीमत 1 यूनिट है तो इसकी कीमत 3 यूनिट है। While preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 100%. What was the number of pairs of brown socks in the original? देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि यार हुआ क्या कि काले रंग के तो 5 जोड़े थे और ये ब्राउन कलर के थे x जोड़े, मान लिया हमने। अब कह रहा है कि इनकी कीमत इनसे 3 गुनी है, यानी मान लेते हैं देसी भाषा में कि इसकी कीमत 1 रुपया है तो इसकी कीमत है 3 रुपया। तो बिल कितना बनेगा भाई? 5 काले जोड़े 3 के हिसाब से 15 के, एक्स ब्राउन यानी भूरे रंग के जोड़े 1 रुपए के अभाव से x के। बिल्कुल ठीक है, ये होना था मेरे बच्चे ओरिजिनल बिल, 15 जमा x। भाई काले वाले 5 थी 15, भूरे वाले x जमा 1, x गुना 1 x, ये था ओरिजिनल बिल। लेकिन फिर क्या हुआ जी? गलती कर दी बिल में। क्या गलती हो गई जी? उसने क्या किया कि काले जो जोड़े थे 5 जोड़े वो तो गिन लिए भूरे रंग के, और जो भूरे रंग वाले थे वो जोड़ लिए काले रंग में। तो अब उसके हिसाब से तो x जोड़े हैं 3 रुपए के भाव से 3x के, और 5 जोड़े हैं 1 रुपए के भाव से 5 रुपए के। तो उसने बिल बना दिया ये, जबकि बनाना था ये। अब इस वजह से कह रहा है कि जो बिल है वो 100% बढ़ गया। इसका मतलब जो ओरिजिनल बिल था वो 100 रुपए था, तो जो नया बिल आया ना वो 100% बढ़ गया, मतलब 200 का हो गया। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। एक बार इतनी बात समझो। अब ध्यान से देखोगे, ये तो सिंपल है। अब देखिए क्रॉस करेंगे तो 2 15 30 जमा 2x, यहां 1 है 3x जमा 5, घटाएंगे तो मेरे बच्चे x, और 30 में 5 गया 25। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भैया भूरे रंग के जो जोड़े हैं वो मेरे प्यारे बच्चे कितने हैं? 25। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, कहते हैं गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बाई इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाई 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाई 20%। ये मेरे बच्चे यूपीएससी सीसेट 2014 का क्वेश्चन है। कहता है कि आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तो 40% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी लेंथ 5 से 7 कर दी जाए और उसकी जो ब्रेड्थ है मेरे बच्चे वो 20% घटा दी जाए, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से 1 घट के हो गई 4। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ये हुआ मेरे भाई एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 5 25 और 7 चौक 28। तो एरिया पहले 25 था, वो गया 28, तो कितना एरिया बढ़ गया जी? 3। तो हम कहेंगे जी 3 एरिया बढ़ा है 25 पे, तो 100 पे कितना? 25 चौको 100, 4 3 12%। इसका मतलब उसका जो एरिया है वो मेरे बच्चे कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 12% बढ़ जाएगा। यही सेम सवाल मैं आपको सक्सेसिव में भी कराऊंगा, सक्सेसिव वाले मेथड से। आराम से समझना। देखिए यार, सवाल में कह रहे एक संख्या को 4 से गुना करना था। ये कोई नंबर था मेरे बच्चे, इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन कह रहा है यार हमने क्या किया, इस नंबर को 4 से भाग दे दिया, मतलब 1/4 से गुना कर दिया। तो कह रहा है यार बताओ परिणाम में क्या चेंज आया। तो मेरे बच्चे इस n को तो मारते हैं गोली, n की जगह कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। ऐसी वैल्यू जो 4 से कट जाए तो मैं रख लेता हूं ये नंबर 4 ही मान लेता हूं। तो पहले 4 को 4 से गुना करना था, मतलब आना चाहिए था 16, लेकिन अब 4 को 1/4 से करना है तो आएगा कितना? 1। तो कह रहा कितने की कमी होगी? तो भैया 15 की कमी हो गई। उसने कहा किसी नंबर को 4 से गुना करना था, 4 से भाग दे दिया, तो नंबर हमने अपनी तरफ से रैंडम मान लिया। अब मेरे दोस्त आप ये समझो कि 15 की कमी 16 पे, तो 100 पे कितनी? 15 की कमी 16 पे तो 100 पे कितनी? तो 15/16 को लिखेंगे 1 - 1/16, तो 100%। 1/16 को लिखेंगे 6 सही 1/4%। घटाएंगे मेरे भाई, तो 6 की जगह 7 घटाते हैं तो यह आएगा 93, और 4 में 1 गया 3, 3/4%। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट 2024 पेपर सेकंड का। आप देख सकते हैं कि लेवल क्या चल रहा है, बिल्कुल आसान आसान सवाल पूछ रहा है।
देखिए, कहता है दो उम्मीदवार एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया। ये सीसैट 2022 का क्वेश्चन है। कहता है दो कैंडिडेट हैं एक्स और वाई, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध नहीं हुआ। यानी अगर 100 लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे तो उसमें से मात्र 80 लोगों ने ही वोट दिया। बिल्कुल ठीक है जी। कहता है जी 80 लोगों ने ही वोट किया, कोई वोट इनवैलिड नहीं था। नोटा उपयुक्त में से नहीं का विकल्प नहीं था, और ऐसा भी कोई विकल्प नहीं था कि कोई नन ऑफ दीज कर दे, नन ऑफ दी अबव, मतलब इन दोनों के अलावा किसी और को भी नहीं चुन सकता था। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% मत एक्स को मिला और वह 1440 वोटों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है? देखो मेरे भाई, हमने मान लेना है कि भाई वोटिंग लिस्ट जो हुई थी उसमें 100 यूनिट वोटर थे, 80% ने वोट दिया। अब जितनों ने भी वोट दिया है उसमें एक उम्मीदवार एक्स को मिला होगा, बाकी वाई को वोट मिले। तो कह रहा है एक्स को जो वोट मिले हैं वो 80 का 56% वोट मिले। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अगर 80 का 56% वोट इसे मिले हैं, 80 का, तो नेचुरल है बाकी से मिले होंगे 44%। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है भाई, अगर 56% वोट एक्स ले गया तो वाई ले गया 44%। हाँ है ना? तो कितने परसेंट वोटों से एक्स जीत गया? तो आप कहेंगे जी 12% वोटों से एक्स जीत गया। किसके? 80 के 12% से। तो मेरे बच्चे 80 का 12% निकालोगे तो ये आएगा। तो इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके जीत के अंतर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1440। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 1440 बटे 80 गुना 12, बटे वाला 100 पलट के मेरे बच्चे ऊपर, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है जी। 12 से काटेंगे 12, 12 12 144, 4 से काटेंगे मेरे बच्चे 30। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो 150 आ गई मेरे बच्चे। तो पूछ रहा वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे, तो 100 गुना 150 यानी 15,000। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर मतदाता सूची में 15,000 वोटर है। अब आप समझ पाए कि एक सवाल है, लेकिन इस सवाल के लिए समझ तो पूरी विकसित करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। नमस्कार मेरे दोस्तों। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास, 70% इन हिंदी, 15% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। यहां ध्यान से देखोगे तो फेल वाली कहानी है, यहां ध्यान से देखोगे तो पास वाली कहानी। तो मैं ये कह रहा हूं, और मेरी खुद की इच्छा हमेशा ये रहती कि मैं वेन डायग्राम से मन ही मन में चीजें ब्रेक करूं। भाई एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो 85% बच्चे अगर इंग्लिश में पास हुए हैं या 80% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, तो इसका मतलब मेरे बच्चे फेल कितने हुए? 20%। हिंदी में अगर 70% बच्चे पास हैं तो फेल हुए होंगे 30%। मैं फेल पे इसलिए ले गया क्योंकि मेरे पास कंबाइंड जो दोनों का दे रखा है वो फेल का दे रखा है, और मुझसे जो पूछा हुआ है वो भी फेल का पूछा हुआ है। तो 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? तो 20 में 15 आ गया 5। केवल हिंदी में कितने फेल हुए? 30 में 15 आ गया 15। अब सवाल में मुझसे ये पूछ रहा है कि यार कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो 15 केवल हिंदी में, 5 केवल इंग्लिश में, यानी 20% बच्चे सर ऐसे हैं जो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये सवाल है मेरे बच्चे सबसे लेटेस्ट सी सेट 2024 का। अब आप समझ पाए होंगे कि लेवल कहाँ एसएससी में पूछता है और यूपीएससी में कहाँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखना लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए हमें अच्छे से पकड़ चीजों पर होनी चाहिए। देखिए यार, कहता है किसी समूह में 15 आदमी दो तरीके की चीजें करते हैं। कुछ लोग फ्रेंच पढ़ते हैं या फ्रेंच पढ़ सकते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ सकते हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। तो 15 आदमी है, 15 में 3 हटा देंगे तो मेरे बच्चे भाई बचे कितने? 12। यानी 12 ही आदमी जो दोनों जगह पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कितने व्यक्ति यथार्थ एक भाषा पढ़ सकते हैं? द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, जो केवल एग्जैक्टली एक लैंग्वेज पढ़ते हैं।
अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे पास हैं 12। यहां देखें तो 7 और 8 15, तो यहां हमारे हिसाब से 12 हैं बच्चे, और यहां बना रहा है 15, तो 15 में 12 गया 3, यानी 3 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों चीजें पढ़ रहे होंगे। उसी वजह से तो ये 15 बना, नहीं तो 12 होना चाहिए था। अब 7 में 3 गया 4, और 8 में 3 गया 5। इसका मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जो केवल फ्रेंच पढ़ते हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। देखो टोटल बच्चे 4 3 7 और 5 12, और टोटल बच्चे 12 ही, क्योंकि 15 में 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ते, है ना। और ये सारे पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले। उसने पूछा केवल एक भाषा, तो 5 और 4 9, तो 9 ही ऐसे बच्चे मेरे बच्चे जो एक भाषा पढ़ते हैं। ये सवाल है सीसेट 2019 का। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, सवाल है यूपीएससी सीसेट 2011 का। सवाल में कह रहा है यार 100 खिलाड़ी हैं, उन 100 खिलाड़ियों में कछु तो भैया खेल रहे हैं फुटबॉल, 30% खेल रहे हैं फुटबॉल, 60% भाई ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 60% क्रिकेट खेलते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल खेलते हैं। हाँ जी। अब अब ये बताओ कि उन आदमियों की संख्या कितनी है जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, 30 और 60, 90, 90 में 10 गया 80, यानी 80% लोग ऐसे हैं जो इधर क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, यानी 80% संख्या है जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। अब मुझसे सवाल में पूछ रहा है यार वो आदमी बताओ जो केवल क्रिकेट खेलते हैं या केवल फुटबॉल खेलते हैं, ना जो ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल। तो टोटल 100% लोग थे, इसमें से 80% लोग वो हैं जो ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल, तो 100 में से 80 क्या, 20%। नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, 100% टोटल लोग हैं, उसमें 80% ऐसे जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, आइदर क्रिकेट और फुटबॉल और बॉथ। तो बाकी जो बच गए वो ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए भाई मेरे सवाल में कह रहे क्लब में कुल 120 संगीतज्ञ हैं। मेरे भाई 120 लोग हैं जो संगीत वगैरह सुन रहे हैं। ठीक है जी। इन 120 में 5% लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम बजा सकते हैं, मतलब तीनों चीजें बजा सकते हैं। तो 120 का मेरे बच्चे 5%, 12 पंजे 60, यानी 6 लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जो तीनों चीजें खेल सकते हैं, वायलिन गिटार और बांसुरी। तो ये वायलिन हो गया, ये गिटार हो गया, और ये मेरे बच्चे बांसुरी। बहुत बढ़िया। अब कहता है इट सो हैपन्स दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, कहता है केवल कोई दो बजा सकते हैं। तो भैया ये वाला जो डाटा होगा, ये मान लो एक्स है, ये वाला डाटा वाई है, और ये वाला डाटा जेड है। तो ये एक्स वाई और जेड जो है ना, यही सच मायने में वो लोग हैं जो केवल और केवल दो चीजें बजा रहे हैं, और इनकी संख्या दर रखी 30। ठीक है जी। द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार अलोन, और जो केवल गिटार बजा सकते हैं वो 40 है। 40 लोग केवल गिटार बजा सकते हैं। वट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, तो ऐसे कितने लोग हैं जो अकेले वायलिन बजा सकते हैं या फ्लूट बजा सकते हैं। तो जहां और वर्ड आ जाता है वहां हमें दोनों जोड़नी होती है। अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना कि करा क्या जाए। तो देखो यार, करना ये होगा, ये वैल्यू है ए और ये वैल्यू है बी। हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का जोड़ बताओ, तो आप ये बात जानते हैं इन सब का जोड़ 120 होगा। तो मुझे ए प्लस बी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड जमा में 6 जमा में 40, ये डाटा है मेरे भाई 120 के बराबर। आपने कहा जी ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 30, तो ये डाटा रख देते हैं 30। अब अपने को a प्लस बी निकालना है भैया जी। तो देखो 40 और 30, 70 उधर घटाएंगे तो बचा 50, 50 में 6 गया 44।
मतलब 44 लोग वो हैं जो वायलिन या बांसुरी बजाते हैं। ये है सीसेट 2014 का सवाल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हुए हैं, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं पा रखी है, बस शांति से समझने की कोशिश करनी है। देखिए मेरे बच्चे, आप इसे फार्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या वेन डायग्राम से, क्या कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी चीजें आप निपटा देंगे। देखना कैसे। कहता है जी 3 मैगजीन है ABC, 45% लोग यहां हैं, 55% यहां हैं, 40% लोग यहां हैं। बिल्कुल ठीक। 30% ऐसे हैं जो A और B दोनों पढ़ते हैं। 30% दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। 15% लोग ऐसे हैं जो B और C पढ़ते हैं। 15% है मेरे बच्चे। 25% लोग ऐसे हैं जो A और C पढ़ते हैं। 25% लोग A और C पढ़ते हैं, और 10% लोग सभी तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। 10% लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते हैं? तो कितने आदमी ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं? तो टोटल निकालते हैं यार। देखो, 30 में 10 गया 20, 25 में 10 गया 15, 15 में 10 गया 5। अब 55 में से 20, 10, 30 और 5 35 घटाएंगे तो आएगा 20। यहाँ 20, 10, 30 और 15 45, तो ये आया 0। ये 15, 5, 20 और 10 30, 40 में से 30 गया, ये आया 10। अब हमें जोड़ना है। तो देखो 0, 20, 10, 30 तो यही हो गया, 30, 20, 50, 50 और 20, 50 और 20 70, 70 और 10 80। यानी 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ करते हैं। तो 100% में से मेरे बच्चे 80% को अगर आप हटा दोगे तो बाकी 20% लोग जो हैं वो ऐसे आ जाएंगे जो कछु भी नहीं कर रहे हैं भैया। ऑप्शन सी 2015 का। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फार्मूला लगाना है तो मेरे बच्चे टोटल निकालना है, तो उसका तरीका ये होगा। देखो भाई, देखिए मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये रहता है एन ए यूनियन बी प्लस एन, अरे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला रहता है। तो देखो यार, जोड़ेंगे तो 45 जमा 55 जमा 40। अब माइनस करेंगे मेरे बच्चे, -15, सॉरी 45, 55 और 40। उसके बाद माइनस करेंगे तो भाई 30%, 15 और 25, और प्लस करेंगे मेरे भाई 10। ये आ जाएगी टोटल वैल्यू। तो देखो यार, करते हैं सेटिंग कैसे। 25 और 15 मेरे बच्चे 40, तो +40 -40 कट गया जी। बिल्कुल ठीक है जी। अब 45 और 55 हो गया जी 100, 100 में 30 गया 70, 70 और 10 80। यानी 80 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो बाकी 100 में से 80 गया, 20% ही लोग वो हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फार्मूले से क्या है, ये सवाल बहुत जल्दी से हो गया, और आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है जी। देखो मेरे दोस्त, ये सवाल है यूपीएससी सीसैट 2021 का। कहते हैं यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। एक तरीका थी, एक भाई 20% की कमी है तो 1/5,
यानी हम कहेंगे जी 5 से कीमत 4 हो गई। फिर 25% इंक्रीज किया तो 1/4, तो हम कहेंगे यार 4 से एक चीज़ बढ़ के 5 हो गई। 5 से 5 कट गया, 4 से 4, यानी नो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो आंसर ए। दूसरा तरीका यह है कि हम इसमें सक्सेसिव का फार्मूला लगाएं कि भाई फार्मूला होना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। मेरे बच्चे पहले 20 की कमी की गई, फिर 25 की वृद्धि की गई, -20 गुना 25/100। अब देखना 25 दूनी 500/100, यानी -5 और -20 -25 प्लस 25 0%। और यही मेरे भाई मेरा आंसर आ गया। ये सवाल है सीसैट 2021 का। डायरेक्ट सीधे सीधे फ्रैक्शन से भी तोड़ के कर सकते हैं और सक्सेसिव वाले मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रेशियो मेथड से करें तो एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कीमत 4 से 5 हो गई। फिर 20% घटा दी गई तो 1/5 की कमी, यानी 5 से 1 घट के 4 हो गया। और फिर कीमत 10% बढ़ा दी गई तो 10 से 11 हो गया। कहते हैं यार बताओ क्या हुआ, तो मेरे भाई 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो 10 से 11, यानी 1 की वृद्धि 10 पे, मतलब 10% का इंक्रीज हुआ। दूसरा तरीका इस चीज को हम ये है कि सक्सेसिव से लपेटें, तो हमें पता है कि भाई पहले 25% इंक्रीज हुआ है, फिर 20% की कमी हुई है, और फाइनली 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहां से ये पढ़ के देखिए, इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, पीछे वाले सॉल्व में किया है, 25 और 20 को लेके तो 0 आएगी। अब बचा 10, तो 0 के साथ 10% कैलकुलेट करोगे तो 10 ही आना है, तो सीधा खत्म सवाल। देखिए यार, कहते हैं शॉप ओनर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू ए कस्टमर। कहता है एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, देन पे ए सर्विस टैक्स ऑफ 10%। कहता है पहले 10 और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, फिर 10% का मेरे बच्चे सर्विस टैक्स देता है। तो देखिए यार 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा जी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, सक्सेसिव डिस्काउंट का। बाकी इसकी जरूरत नहीं है, सवाल आसान था, लेकिन मैं समझा रहा हूं। तो 10 जमा 20 30, और 10 गुना 20 200/100, यानी 2। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 28% का डिस्काउंट अभी से मिल चुका है, 28% का डिस्काउंट मिल गया। अब कह रहा है यार 10% की ड्यूटी भी लगेगी, 28% का डिस्काउंट और 10% की लगेगी ड्यूटी। अब आते हैं आगे, तो 28% तो डिस्काउंट और 10 ही है, तो ओवरऑल क्या बना, तो भैया x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। देखो यार 28 में 10 गया 18 आया, और ये 0 काटा तो 2.8 आया, जोड़ोगे तो आएगा 20.8। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि कुल मिला के ओवरऑल 20.8% का डिस्काउंट आया। हाँ जी, अगर उसने पूछा होता कि भाई ओवरऑल डिस्काउंट बताओ, तो आंसर होता 20.8। एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार A% घटाया है, B% घटाया है, और C% कोई चीज बढ़ा दी है, और मेरे दोस्त अगर मैं अब इसके सीक्वेंस को पलट दूं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे इसको मैं बाद में लिख दूं, इसको मैं पहले लिख दूं, तो इस तरह से सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर जो इसका आना था ना, वही आंसर इसका भी आएगा, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने साथ यही गेम खेला हुआ है यहाँ। क्या कह रहा है? पहले 10 और 20 फिर 10% का टैक्स है, 20 और 10 फिर 10% का टैक्स है, 10% का पहले सर्विस टैक्स है, फिर 20 और 10% का डिस्काउंट है। तो मेरे बच्चे चारों के ना तीनों के तीनों ऑप्शन सेम हैं,
यानी ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, यानी सारे बराबर हैं। और ये सवाल है मेरे बच्चे सीसैट 2020 का। देखिए यार, ये सवाल यूपीएससी सीसैट 2017 का है मेरे बच्चे, बहुत बेसिक सवाल है। सवाल में कह रहा है देयर इज ए मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट। कहते हैं दूध का एक सैंपल हमारे पास है जिसमें 50% दूध है, 50% मेरे प्यारे बच्चों दूध है। यानी मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें तो 50% हमारा दूध है, यानी 1 लीटर दूध है तो 1 ही लीटर मेरे बच्चे पानी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने पीछे भी सवालों में समझाया कि अगर मेरे पास एक गिलास है और उसमें दूध और पानी दोनों है, मिश्रण है, तो अगर मैं उससे कुछ बूंदे गिराऊंगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि केवल पानी गिरेगा या केवल दूध गिरेगा, भी मिश्रण दूध और पानी दोनों का ही। तो ये गलती से भी मत कर बैठना। तो भाई मिश्रण हो गया 2 लीटर का, समझो 2 लीटर का मिश्रण दिया। सवाल में कह रहे इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड, कहता है इसका 1/3 भाग दूध निकाला गया। दूध का मतलब मिश्रण निकाला गया 1/3 भाग। तो मेरे बच्चे 2 लीटर का 1/3 भाग करोगे तो पॉइंटों में जाएगी कैलकुलेशन। बेसिकली माना हमने ही एक एक, तो इस नंबर को ऐसा मान लेते हैं कि 3 से भाग हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, 2×3 6, 6 को 2 बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 3। तो मैं मानता ही हूं सीधा कि भाई 3 लीटर दूध है, 3 ही लीटर पानी है। अपने को क्या बुराई है, रेशियो ही पूछा है, 3 लीटर दूध 3 लीटर पानी, तो टोटल मिश्रण है 6। अब सवाल में कह रहा है कि इसका 1/3 भाग निकाला गया। तो मेरे बच्चे इसका 1/3 भाग कितना हुआ, तो 6 का 1/3 भाग हुआ 2, यानी 2 लीटर चीज निकाली गई। लेकिन जब इसका 1/3 भाग निकालेंगे ना तो दूध का भी 1/3 निकलेगा और पानी का भी 1/3 निकलेगा। दूध का भी 1/3 निकलेगा और पानी का भी 1/3 निकलेगा। तो दूध का 1/3 निकला 1 लीटर, यानी 1 लीटर दूध लिया और यहां से भी 1 ही लीटर पानी लिया, यानी हमने यहां से 1 लीटर दूध ले लिया और यहां से मेरे बच्चे 1 लीटर पानी ले लिया। अब कह रहा है जितनी मात्रा हमने निकाली, कितनी मात्रा निकाल दी, 1 और 1 2 लीटर मात्रा हमने निकाल ली, इसमें से 2 लीटर मात्रा निकाल दी। कहता है जितनी मात्रा आपने इसमें से निकाली है ना, उतनी ही मात्रा, इक्वल अमाउंट, उतनी ही मात्रा प्योर मिल्क की इसमें मिला दो। तो भाई अगर हमने 2 लीटर मात्रा निकाली है तो 2 ही लीटर प्योर मिल्क हमने इसमें मिला दिया। तो जो 2 लीटर निकालो उसमें प्योर मिल्क 1 लीटर था, 1 लीटर पानी था। अब 2 लीटर दूध, कहता जितनी मात्रा निकाली उतने ही प्योर मिल्क में इसे मिला दो। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1। तो मिश्रण हो गया 3 और 1 4। तो सवाल में पूछ रहा है कि पानी कम होकर कितना कम हो गया, कितने प्रतिशत तक कम हो गया। तो अब नया मिश्रण 4 लीटर का बना, उसमें पानी 1 है, तो कितना परसेंट बन गया मेरे भाई, 25%। बात समझने की यहां पे ये है कि हम शुरुआत का डाटा सेट करें कि भाई 6 लीटर, मतलब हमें 1/3 करना था तो एक 50% का था, तो मैं 2 लीटर का लेता तो 1/3 आसान नहीं होता, तो मैंने क्या किया 6 लीटर बना दिया। अब 6 का 1/3 यानी 2 लीटर मात्रा बाहर निकाली। तो कहता है जितनी मात्रा बाहर निकाल रहे हो ना उतना ही प्योर मिल्क, तो ये प्योर मिल्क हो गया, दिस इज प्योर मिल्क। प्योर मिल्क में जोड़ दो, लेकिन जब 1/3 निकालेंगे तो इसका भी 1/3 निकालेंगे, इसका भी 1/3, तो इसका 1/3 हुआ 1 लीटर, इसका 1/3 हुआ 1 लीटर। तो अब जो नया मिश्रण बना उसमें प्योर मिल्क 3 और पानी 1 है, तो नया मिश्रण हो गया 4। तो कह रहा है 4 में पानी कितना है, तो 1/4 भाग यानी 25%। देखिए एक ही सवाल है जो हमने फेल पास में पहला क्वेश्चन पढ़ा, वही सवाल है। कहता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% नंबर चाहिए, यानी हम ये कह रहे हैं कि यार 40% नंबर वाला बच्चा पास माना जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि मान लेते हैं उसे 30 नंबर मिले, सपोज दैट ही गेट्स 30 मार्क्स, उसके 30 नंबर मिले एंड ही फेल्स बाई 30 मार्क्स, और 30 ही नंबर से वो फेल हो गया, यानी 30 नंबर मिले और 30 ही से फेल हो गया, यानी 30 नंबर से फेल हुआ मतलब 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 60 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो रहा है। तो 40% की वैल्यू है मेरे बच्चे 60 मार्क्स, तो 1% की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 60/40 नंबर। तो 20 दूनी 40, 20 60, 3/2 नंबर। तो मुझसे सवाल में कह रहा है कि यार 100% की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो 100% की मेरे बच्चे वैल्यू आएगी 3/2 गुना 100, काटेंगे 50, 50 थी 150, यानी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 150। तो ये है मेरे बच्चे अभी तक सी सेट में
फेल पास से जुड़ा हुआ सिर्फ एक सवाल आया और आपने देखा कि कितना आसान सवाल है, लेकिन आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने उसको वीडियो को दिया है कि कल को अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो आपकी समझ अच्छी हो। नमस्कार मेरे बच्चे।